start with some numerical problems based on quantization of charge. So you write a question: a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10 raised to power minus 7 Coulomb. Then estimate the number of electrons in bracket you write from which to which. B part: is there a transfer of mass from wool to polythene? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। एक पॉलीथीन को हम लोग, पॉलीथीन है हमारा और एक वूल है, से रब किया गया, ठीक है। तो फिर इस केस में रब विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 into 10 raised to power minus 7 कूलम। तो हमारा जो है पॉलीथीन वाला पार्ट जो है उस पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब कि इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। कितना? 3.2 into 10 raised to power minus 7 कूलम चार्ज किसने एक्वायर किया? पॉलीथीन ने एक्वायर किया। तो सीधी बात है। अब यहाँ पर आपको लास्ट क्लास का जो लेक्चर्स था मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो मास का भी ट्रांसफर होगा, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो फिर क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हमारा एक्वायर करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में हमारा आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हुआ हमारा, लेकिन कहाँ से कहाँ? वूल्स टू पॉलीथीन। क्यों? क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। समझ में आया? जो ऑप्शन बी है हमारा, इसका भी हिंट आपको मिल गया। क्या मास का ट्रांसफर हुआ? इससे पहले आपको मैंने बताया था इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो। तो आपको इससे हिंट भी मिल गया, यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। कहाँ से कहाँ? तो फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमारे को चार्ज पता है, चार्ज कितना एक्वायर किया था इसने? इक्वल्स 3.2 into 10 raised to power minus 7 कूलम, ठीक है। तो मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको बताया है n इक्वल्स क्या करेंगे आप? Q अपॉन E, देन 3.2 into 10 raised to power minus 7 अपॉन 1.6 into 10 raised to power minus 19। ओके, तो ये कैंसिल होगा, 2 आएगा। अपने पास क्या बचेगा? 2 into 10 raised to power minus 7 into 10 raised to power 19, ये माइनस 19 न्यूमरेटर में जाएगा। तो आ गया 2 into 10 raised to power 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया था हमसे। 2 into 10 raised to power 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। कहाँ से कहाँ? वूल टू पॉलीथीन। ब्रैकेट में है फ्रॉम विच टू विच, किससे किस में गया? तो वूल से पॉलीथीन में इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। क्लियर है? उसके बाद इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास? आपको पता है, यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। ट्रांसफर ऑफ मास किससे किस में गया? तो फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस आपको ये ध्यान देना है कि कब कौन सा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है या कौन सा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। उसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि किससे किस में चार्ज का ट्रांसफर हुआ। और मास का ट्रांसफर तो हो नहीं है जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। तो चलो ये भी देख लेते हैं इस वाले पार्ट में हमारा मास का ट्रांसफर कितना हुआ। तो आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी आपने सॉल्व किया था, कितना आया था? 2 into 10 raised to power 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल मास जो ट्रांसफर हुआ हमारा कितना होगा? टोटल मास ट्रांसफर्ड, एक इलेक्ट्रॉन का मास आपके पास पता है 9.1
इंटू 10⁻⁻31 है ना, इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स अपने पास कितने हैं, 2 इंटू 10⁻12 202 2 9 जा 18.2 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा -19 kg। तो हमारा टोटल मास जो ट्रांसफर हुआ 18.2 इंटू 10⁻⁻19 kg। क्या बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपको बता दूं। अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। तो एक कंडक्टर के पास कितना नेगेटिव चार्ज है हमारा, ठीक है। देन इट हैज, चलिए ऑप्शन नंबर ए 9 इलेक्ट्रॉन इन एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी 27 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी 27 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस। तो क्वेश्चन ये हमारा है, एक कंडक्टर है जिसमें हमारे पास 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज नेगेटिव है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो सबसे पहले बात बता दूं, एक्सेस और शॉर्ट। एक्सेस मीन्स इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, और शॉर्ट मीन्स डेफिशिएंसी, अगर कमी है तो कितने की कमी है। तो सबसे पहली बात, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है हमारा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है ना 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बताइए सॉल्व कैसे करेंगे आप? आपके पास चार्ज गिवन है, क्यों कितना है 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमारे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल्स Q अपॉन E होगा, क्लियर है ना। तो Q आपका 14.4 इंटू 10⁻⁻19 आपने लिखा, और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैंसिल हुआ। अपने पास सॉल्व करने पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन अब एक्सेस या शॉर्ट ये कैसे पता चलेगा? बस कितने नेगेटिव चार्ज हैं आप बताओ। नेगेटिव चार्ज है इसके पास, तो आपको भी मैंने बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर किसी भी पार्टिकल या कंडक्टर के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसने क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया होगा। इसका मतलब उसके पास ज़्यादा हुआ, एक्सेस हुआ ना। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता, शॉर्टेज हो जाता। समझ में आया क्या? तो 9 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस, क्यों? तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप नोट कर लेंगे सारे को। नाउ वी विल डिस्कस कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज कूलम्स लॉ? एक्चुअली इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between 2 point electric charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो अगर कोई चार्ज Q1 और Q2 है और उनके बीच का डिस्टेंस जो है हमारा कितना है, R है, तो कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है हमारा? कूलम्स लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या आता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हमारा ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इस K को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। K हमारा क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, और K इक्वल्स क्या होता है हमारा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट।
और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इस के की वैल्यू 1 होती है कौन सी यूनिट में, सीजीएस यूनिट में, दाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईएसयू स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे को मिला क्या, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, कूलम्स लॉ। और इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। इसकी भी वैल्यू होती है क्या, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, क्या कि सबसे पहली बात F जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा आया फोर्स इन फ्री स्पेस स्लैश वैक्यूम। अगर हमारा चार्ज जो है वो किसी मीडियम में है ना, किसी और मीडियम में अदर देन फ्री स्पेस, व्हेन चार्जेस आर केप्ड इन मीडियम, तो उस केस में जो हमारा आएगा फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन मीन्स क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। हम लोग इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है, तो वन मोर पॉइंट, अगर हम रेशियो देखें फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम, तो हमारा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन मीन्स 1/एप्सिलॉन R। क्लियर है, तो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली होता क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो आपने एक और रिलेशन यहाँ पर जाना, एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ऑल्सो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स के भी टर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम और फ्री स्पेस
और एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। क्या कर सकते हैं आप, एप्सिलॉन आर इक्वल्स एफ नॉट अपॉन एफ एम। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, इसी को हम लोग के से भी नोट कर सकते हैं, और एप्सिलॉन आर एफ नॉट अपॉन एफ एम। तो एफ एम, ठीक है, फोर्स इन अ मीडियम इक्वल्स क्या होगा, एफ नॉट अपॉन के। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हुआ आपका। तो अगर चार्जेस के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हमारा जो उस मीडियम में फोर्स है ना, वो डिक्रीज हो जाता है 1/k टाइम्स ऑफ द फोर्स इन द फ्री स्पेस। तो मतलब द फोर्स इन अ मीडियम डिक्रीजेज 1/k times to that of the force in free space when dielectric medium is inserted or introduced between two charges। क्या बात क्लियर है? आइए, आपको एक चीज और याद रखना होगा, रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसकी वैल्यू 1 होती है। किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, ओके। और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू फॉर मीटर्स। तो रिलेटिव परमिटिविटी की अगर बात करें तो ये डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है? क्वांटिटी डायमेंशन लेस कांस्टेंट एंड यूनिट लेस। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेशियो है सिंगल क्वांटिटी का। फिर हम बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे हम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये क्या बताता है हमें? एक्चुअली डिटरमाइन करता है कितने फोर्स लगते हैं चार्ज पर उस मीडियम में, है ना। तो किसी भी मीडियम में कितने फोर्स लगेंगे ये कौन डिटरमाइन करता है? उस मीडियम का परमिटिविटी। और इसी के साथ साथ इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आप कैलकुलेट करोगे इसके लिए? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आपको पता है, मैंने बताया था कूलम है ना इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताया है 80। स्क्वायर होगा, न्यूटन इज इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml3-2 एंड मीटर इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सो वी विल राइट L स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आने वाला है, m-1 L-3 t⁴ एंड a स्क्वायर। तो याद रखना है, ये दोनों एग्जाम्स में कभी कभी आते हैं कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सिमिलरली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम लोग ने एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया था, उसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमारा क्या होगा? m⁻⁻1 L⁻⁻3 t⁴ a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया आपका। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, किसके लिए कितनी वैल्यू होती है, फिर न्यूमेरिकल्स और इजी होंगे। नोट, तो कूलम्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना है। सबसे पहली बात आप इस बात को जान लें कि कूलम्स लॉ जो है हमारा, कूलम्स लॉ के लिए क्या पॉइंट है? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? F = K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन रिएक्शन फोर्स। कैसा फोर्स है? एक्शन रिएक्शन फोर्स। मतलब कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फोर्स। जो चार्जेस के बीच में डेवलप होते हैं वो एक्शन रिएक्शन है। इट मीन्स व्हाट? इट होल्ड्स गुड विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो F12 इक्वल्स F ऑफ 21। मतलब आपके जो दो चार्ज होंगे Q1 और Q2 है ना, Q1 और Q2, इन दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लगेंगे वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट, है ना। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप न्यूमेरिकल्स में जो डायरेक्शन लेंगे आपको यहीं से क्लियर होने वाला है। फॉर लाइक चार्जेस, फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है, Q1 Q2 क्या होगा? ग्रेटर देन 0। आप यहाँ समझें, दोनों लाइक चार्जेस हैं, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा? R। ये मेरा क्या है? Q1। ये मेरा क्या है? Q2। ठीक है, तो क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस हैं, आपने पढ़ा है लाइक चार्जेस क्या? रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो हमारा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब ये इसे इधर पुश करेगा और ये इस तरफ, तो हमारा क्या हुआ? F12, और ये कौन सा फोर्स हुआ? F21। तो F12 और F21 ये आपको समझ में आया? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 एंड F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। क्लियर है? तो इस केस में हमारा जो फोर्स है, फोर्स कैसा होगा हमारा? रिपल्सिव। फोर्स इज रिपल्सिव। तो हमारे एग्जाम्स में आते ही भी हैं कि इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 देन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फोर्स। इन केस Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स व्हाट? चार्जेस आर लाइक और सिमिलर चार्जेस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, उस केस में भी दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 से बड़ा होगा। और अगर नेगेटिव नेगेटिव, इन दोनों का जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो उस केस में हमने बोला Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो जाहिर सी बात है फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और फोर्स इज रिपल्सिव। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, फॉर अनलाइक चार्जेस। Q1 Q2 लेस देन 0, दो चार्ज हमारा है Q1 और Q2, तो दोनों पे जो फोर्स होगा क्या होगा? एट्रैक्टिव नेचर का होगा। इस केस में हमारा फोर्स कैसा होगा? एट्रैक्टिव नेचर का। फोर्स इज एट्रैक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो सारा चीज मैंने बता दिया। डायरेक्शन फोर्स का कैसे लेंगे एट्रैक्टिव के केस में, रिपल्सिव के केस में, ये आप ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। टॉपिक जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है? इन अ सिस्टम ऑफ सेवरल चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn, the force on Q1 Q2 is unaffected by the presence of other charges। ठीक है, तो मतलब क्या? Q1 और Q2 दो चार्ज हैं हमारे। इस Q1 पर इस Q2 के जरिए जो भी फोर्स लगेंगे वो इंडिपेंडेंट हो गए अदर चार्ज के प्रेजेंस या अब्सेंस से। कहने का मतलब अगर इसी सिस्टम में हमारा Q3 चार्ज भी है, Q4 चार्ज भी है, तो Q1 और Q2 पे जो फोर्स लगेगा Q1 पर, है ना, तो वो Q3 और Q4 के इंडिपेंडेंट होगा। और उस केस में जो नेट फोर्स Q1 पर एक्ट करेगा, Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन, वो हमारा वेक्टर सम होगा सारे फोर्सेस के। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सपोज Q1 और Q2, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? F12। अगर Q3 है तो इस पर हमारा फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। 4 है
Q1 पर लगेगा इनकी वजह से भी, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड सो ऑन। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा Q पर, F नेट ऑन Q1, F नेट ऑन Q1, वेक्टर सम होगा सारे फोर्सेस के, F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड प्लस सो ऑन। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेट फोर्स इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस था। इस टॉपिक से भी हमारा न्यूमेरिकल रहेगा, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है न्यूमेरिकल्स होगा। और